स्वागत है एस्पिरेंट्स आप सभी लोगों का। आज जिस टॉपिक को हम डील करने वाले हैं, नो डाउट वो टॉपिक है यूनिट 7 का ही। और यूनिट 7 के जिस टॉपिक की चर्चा आज के पूरे इस घंटे भर के सेशन में होगी, इसमें हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान के बारे में। तो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, ये हमको आज पढ़ना है। ठीक है, ये लेक्चर लगभग 3 सेशन में जाएगा। शिवराज, गुड मॉर्निंग बेटा जी। ये लेक्चर 3 सेशन में जाएगा। क्यों 3 सेशन में जाएगा अभी मैं बताता हूं। आज इसका पार्ट 1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर देता हूं, ये लेक्चर का है पार्ट 1। अब कैसे पार्ट 1 है, ध्यान से समझिए जरा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक वर्ड होता है ज्ञान और एक वर्ड होता है विज्ञान। क्या मतलब होता है इन शब्दों का? ज्ञान का और विज्ञान का। अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, है ना। ज्ञान का मतलब होता है सत्य का अनुभव करना। जैसे वर्षा हो रही है, आप देखकर, उसमें भीग कर, है ना, अध्ययन कर सकते हैं, इसको कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञान में सत्य का अनुभव किया जाता है, जो भी प्राकृतिक घटना है उसका। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि विज्ञान क्या है, तो विज्ञान का मतलब होता है सत्य की खोज करना। और जब आप खोज करते हैं तो प्रयोग करते हैं, प्रायोगिक उपकरण लगते हैं, उसी के आधार पर या तो खोजें हो जाती हैं या तो आविष्कार हो जाता है। इस तरह से तो कहने का सीधा सा मतलब है, आपको जो मेन वर्ड याद रखना है, अगर कोई आपसे अब पूछे कि बताइए इन दोनों वर्डों में डिफरेंस क्या है, तो विज्ञान का मतलब होता है सत्य की खोज, जो रियलिटी है उसकी डिस्कवरी। और विज्ञान का मतलब, ज्ञान का मतलब होता है सत्य का अनुभव। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं यहां से। विज्ञान क्या है? तो विज्ञान क्या है ये आपको पता चल गया। अब एक नई चीज जो आप जानते हैं कि प्रकृति में जो भी घटनाएं घटती हैं उनका सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, प्राकृतिक घटनाओं का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन। क्या कहलाता है बेटा जी? विज्ञान कहलाता है। अब ये डेफिनेशन तो आपने शुरू से पढ़ रखी है, ये डेफिनेशन आपके दिमाग में सेट भी है, लेकिन इस डेफिनेशन को अब मैं एग्जैक्टली प्रैक्टिकल के साथ आपको प्रूव करा देता हूं कि जो बचपन से आप पढ़ते थे ये है क्या। देखिए, सबसे पहले जैसे बरसात की बात ले लेते हैं, वर्षा का होना, वर्षा का होना। तो यदि वर्षा की बूंदों को गिरते हुए आप देख रहे हैं तो उसका अनुभव कर सकते हैं, भीग सकते हैं, ये सब मैं बता चुका। अब वर्षा होना विज्ञान कैसे है? तो वर्षा होने के लिए सबसे पहले नदियों, झीलों, समुद्रों, पोखरों, है ना, इनका जो पानी है वो वाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है, जिसमें तापमान की आवश्यकता ज्यादा होती है। और जब यही वाष्प जो है बादल बन जाती हैं और ऊपर टेम्परेचर कम मिले तो यही वर्षा की बूंदों के रूप में धरातल पर गिर आता है पानी। मतलब वर्षा होने में सबसे पहला जो स्टेप है वो है वाष्पीकरण। जल का वाष्प बनना टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण।
और दूसरा है जब बादल बन जाते हैं, उनको टेम्परेचर कम मिलता है तो वो बूंदों के रूप में बरस आते हैं, इसको कहते हैं संघनन। तो वर्षा होने को विज्ञान में हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि पहले वर्षा होने के लिए वाष्पीकरण जरूरी है, फिर बाद में संघनन जरूरी है। ठीक है, अगर आपने संघनन को पहले बोल दिया कि वर्षा किस कारण से होती है, तो पहले आपने संघनन बोल दिया, बाद में बोला वाष्पीकरण, तो आप गलत हो गए। मतलब फिर ये लाइन जो है, ये लाइन मिसमैच हो गई। प्राकृतिक घटनाओं का सुव्यवस्थित और सबसे इंपॉर्टेंट है क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध अध्ययन मतलब पहले वन आएगा देन टू आएगा, पहले टू आएगा बाद में वन आएगा, तो वो गलत हो गया। जैसे किसी भी जीव का जो लाइफ है, या हमारी जो लाइफ है, या हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन की शुरुआत कैसे होती है? हमारे जीवन की शुरुआत होती है जन्म से। तो पहला पड़ाव है जन्म, उसके बाद में है वृद्धि और विकास। ठीक है, इसके बाद जो है हम वयस्क स्टेज में आते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, और सबसे लास्ट में जो है वो हम किसको प्राप्त हो जाते हैं? मृत्यु को, जो कि परम सत्य है। ये है सुव्यवस्थित अध्ययन की पहले जन्म, देन वृद्धि और लास्ट में मृत्यु। इसको कहते हैं विज्ञान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो है, ये दो एग्जाम्पल हो गए, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई पूछे कि विज्ञान उदाहरण के साथ समझाइए, तो ये दो लाइनें बढ़िया हो सकती हैं। अब आगे की कहानी। विज्ञान जो है बेटा, ये दिवस कब मनाते हैं हम? साइंस डे कब मनाते हैं? विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? चलिए बताइए जल्दी से, और यहां से आपका नॉलेज शुरू हो जाता है। बताइए कब मनाते हैं विज्ञान दिवस? कोई है इस सवाल का जवाब देने वाला? चलो शिवराज करो आंसर। विज्ञान दिवस हम मनाते हैं 28 फरवरी को। कब मनाते हैं विज्ञान दिवस? 28 फरवरी को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को एक व्यक्ति हैं, दरअसल में वो साइंटिस्ट हैं, सीवी रमन नाम है उनका। इन्होंने इस डेट को रमन प्रभाव की खोज करी थी। और रमन प्रभाव की जो खोज करी थी डॉक्टर सीवी रमन ने, ये प्रकाश के प्रकीर्णन गुणधर्म पर आधारित था। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमेना पर आधारित था। अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा, वो चीज याद रखिएगा, पीटी पे पूछते हैं, है ना। और तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज कब की है? तो डॉक्टर सीवी रमन ने जो रमन प्रभाव है उसकी खोज कब की है बेटा? 28 फरवरी को, है ना। इसलिए हर साल 28 फरवरी को हम उन्हीं के नाम पर साइंस डे मनाते हैं। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और आगे बढ़ के मैं बता देता हूं। 2 साल के बाद, मतलब इस घटना के 2 साल के बाद, +2, और साल है 1930, और डेट जो है वो है 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर 1930 को नोबेल प्राइज दिया गया था। किसको? डॉक्टर सीवी रमन को। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं नोबेल प्राइज, इस तरह से। ठीक है, अब हमेशा जो नोबेल प्राइज है वो 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है? 10 दिसंबर को दरअसल में पुण्यतिथि है डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल की। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं अल्फ्रेड नोबेल पुण्यतिथि। इस तरह से। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो विज्ञान दिवस कब मनाते हैं बेटा जी? ये कंफर्म हो गया आपको कि विज्ञान दिवस हम कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। अब चलिए आगे चलते हैं, तकनीकी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या है तकनीकी? यहीं से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तकनीकी का मतलब होता है, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है
कि जब हम विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों को, विज्ञान में क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं, जैसे न्यूटन का नियम, आर्किमिडीज का नियम, है ना, इस तरह से। तो विज्ञान में जो नियम होते हैं और विज्ञान में जो सिद्धांत होते हैं, जैसे कम तापमान पर सूक्ष्म जीवों का वृद्धि और विकास रुक जाता है ना, अशुद्धि में लाने पर गलनांक जो है वो घट जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, इस तरह से। तो विज्ञान के जो नियम हैं और विज्ञान के जो सिद्धांत हैं, अगर इनको हम अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए उपयोग में लाते हैं, व्यक्तिगत फायदे हेतु उपयोग में लाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे ही तकनीकी कहते हैं। ठीक है, जैसे समझ लीजिए, हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस हमारे पास है, हमारे पास में ऑक्सीजन गैस है, हमने इन दोनों गैसों को बहुत कम तापमान दिया। बहुत कम तापमान दिया का मतलब है हाइड्रोजन गैस को -253 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया और ऑक्सीजन गैस को -183 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया। कुछ किताबों में -153 भी दिया है, सो डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, इतना कम तापमान दिया हमने, माइनस में है टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर काफी कम। तो ये दोनों के दोनों जो गैसें हैं, ये अपनी स्टेट छोड़कर इस स्टेज में आ जाती हैं। किस स्टेज में आ जाती हैं, हाइड्रोजन आ गया द्रव अवस्था में और ऑक्सीजन भी आ गई द्रव अवस्था में। अब ये साइंस के प्रिंसिपल्स हैं कि जब भी आप किसी गैस को टेम्परेचर कम देते हो तो वो लिक्विफाई हो जाती है, इसी को संघनन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, संघनन, कंडेंसेशन बोलते हैं। इस तरह से तो ये विज्ञान के नियम और सिद्धांत हैं। ठीक है, अब यदि हमारे पास में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन आ गया है, तो अब देखो इस लाइन से हम व्यक्तिगत फायदे हेतु कैसे उपयोग कर लेंगे। इन दोनों को यदि हम क्रायोजेनिक इंजन में डाल दें, इन दोनों चीजों को यदि क्रायोजेनिक इंजन में डाल दें, तो इंजन में जो चीज डाली जाती है वो फ्यूल कहलाता है, क्रायोजेनिक ईंधन कहलाता है। तो अगर इन दोनों को हम क्रायोजेनिक इंजन में डाल दें तो लीजिए जीएसएलवी तैयार हो गया। और जीएसएलवी यदि तैयार हो गया तो पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर संचार उपग्रह छोड़ सकते हैं, संचार व्यवस्था बना सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों चीजों को यदि हम काय में डाल दें, क्रायोजेनिक इंजन में डाल दें, तो बेटा जी ये तैयार हो गया, मतलब ये तैयार हो जाएगा जीएसएलवी, ये जीएसएलवी। और फिर इस जीएसएलवी का हम अपने व्यक्तिगत फायदे में उपयोग करते ही हैं। ये है टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे कम तापमान पर जैव रासायनिक प्रक्रियाएं जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी निष्क्रिय हो जाती हैं। तो ये विज्ञान का सिद्धांत है कि कम तापमान पर जैव रासायनिक क्रियाएं सूक्ष्म जीवों की निष्क्रिय हो जाती हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर हमने बना लिया फ्रिज। इसी सिद्धांत के आधार पर हमने क्या बना लिया, फ्रिज। तो फ्रिज क्या है, व्यक्तिगत फायदा दे रहा है हमको, चीजें सड़ने से बच रही हैं, नहीं की। चलिए चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हम कि तकनीकी दिवस कब मनाते हैं हम। ठीक है, तो तकनीकी दिवस कब मनाते हैं हम, तो तकनीकी दिवस या टेक्नोलॉजी डे, तो तकनीकी दिवस हम मनाते हैं बेटा जी, ये 11 मई
इस डेट को मनाते हैं हम टेक्नोलॉजी डे। क्या हुआ था 11 मई को? 11 मई को याद रखिएगा 1998 की बात है। 11 मई 1998 को भारत ने दूसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था, जिसका नाम था पोखरण 2, जिसका नाम है शक्ति 98। तो इसी खुशी में हमने 11 तारीख को 3 बमों की टेस्टिंग की थी, जिसमें 2 एटम बम थे और 1 हाइड्रोजन बम था। इसलिए हम इस डेट को 11 मई को टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 11 मई 1998, 11 मई 1998 भारत के द्वितीय भूमिगत परमाणु परीक्षण संपन्न हुआ था। ठीक है, इस डेट को पंडित अटल जी थे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो इसी वजह से हम इस पर्टिकुलर डेट को ध्यान रखिएगा, 11 मई को हम क्या मनाते हैं बेटा जी? टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, तकनीकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, चले आगे। ठीक है, अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, जस्ट अ सेकेंड। अब इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि आगे जो है ये क्या है। ठीक है, क्या है? हम्म, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे पास में जो विज्ञान है, और विज्ञान का मतलब है हमारे पास जो विज्ञान में हमको नियम दिए हैं, जो सिद्धांत दिए हैं, है ना। तकनीकी क्या है? तकनीकी का मतलब है इन चीजों का मानव जाति की भलाई हेतु उपयोग, ये तकनीकी कहलाती है। अब आपसे कभी पूछा जाए कि इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, क्या पूछा जाए बेटा जी? इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है कि विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों को तकनीकी में बदलने की क्रिया इंजीनियरिंग कहलाती है। मतलब इंजीनियरिंग एक टूल है जिसकी हेल्प से हम विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों को तकनीकी में बदलते हैं। तो इंजीनियरिंग जो है ये क्या है? ये इंटरमीडिएट है, कनेक्टिव लिंक है ना। तो इंटरमीडिएट एक टूल होता है जिसकी हेल्प से विज्ञान के जो नियम और सिद्धांत हैं वो हम किस में बदलते हैं? टेक्निक में बदलते हैं। मतलब इंजीनियरिंग इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन साइंस एंड टेक, ये चीज है। अब जैसे हमने पूछा कि बताइए बेटा जी कब मनाते हैं आप साइंस डे, तो आपने कहा कि सर 28 फैब को मनाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं? 11 मई को मनाते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया इंजीनियरिंग डे कब मनाते हैं, तो चलिए जल्दी से बताइए इंजीनियरिंग डे कब मनाते हैं? 15 सितंबर। क्यों मनाते हैं? बस क्लू दे दे रहा हूं, भारत के प्रथम इंजीनियर, भारत के प्रथम इंजीनियर
मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का बर्थडे है। इस वजह से हम 15 सितंबर को हर साल क्या मनाते हैं बेटा जी? इंजीनियरिंग डे मनाते हैं। क्लियर हो गई कहानी यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी चीजें बन जाएंगी। एक बार फिर से देख लीजिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन पीटी में यही आते हैं। साइंस डे कब मनाते हैं, टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं, इंजीनियरिंग डे कब मनाते हैं, और आजकल एक नया चल रहा है स्पेस डे, 23 अगस्त को मनाते हैं। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग साउथ पोल पे हुई थी, इंडिया पहला कंट्री बना था, वो चीज है। ठीक है, चलिए अब यहां से हमारा सब्जेक्ट जो है वो स्टैंडर्ड हो जाता है, टॉपिक पे आ जाता है। अभी तक बेसिक था। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, यदि आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग है तो फिर उसके बाद की चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, वो प्रीलिम्स नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनके जो सीनियर्स हैं, या हो सकता है कुछ टीचर्स उन्होंने सजेशन दे दिया हो कि पीटी क्या पढ़ने की चीज है। हो सकता है उनके सीनियर्स के लिए पीटी पढ़ने की जरूरत ना रही हो, लेकिन स्टूडेंट आपके लिए पीटी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीटी से लगभग 30 to 40% मेंस में एंट्री आसान हो जाती है। मेंस में चीजें समझनी आसान हो जाती हैं। जैसे मेरे साइंस में तो यही है, पीटी यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं यूनिट 7, तो फिर जैसे ही आप मेंस में पहुंचेंगे तो जो पहला टॉपिक है जिसमें साइंस एंड टेक की बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बहुत आसान हो जाएगा। फिर तीसरा टॉपिक है आयुष, वो बहुत आसान हो जाएगा। चौथा टॉपिक में हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम है, वो बहुत आसान हो जाते हैं। एनवायरमेंट बहुत आसान हो जाती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको पीटी पढ़ना चाहिए, खुद से नहीं। कोई दूसरा मेंटोर पढ़ाए, कोई दूसरा टीचर पढ़ाए, कोई जरूरी नहीं कि मैं, आप किसी से पढ़िए, लेकिन दूसरे किसी पर्सनैलिटी से जो अपने सब्जेक्ट का जानकार हो, अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो, उससे आप पीटी जरूर पढ़िए। क्योंकि पीटी का डायरेक्ट रोल जो है वो मेंस में देखने को मिलता है। मैं खुद साइंस पढ़ाता हूँ, यूनिट 7 पढ़ाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि पेपर थर्ड के पार्ट बी में 30% पोर्शन पीटी का डायरेक्ट आता है। जो पीटी नहीं पढ़ते हैं, निश्चित रूप में उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, डायरेक्ट वो मेंस पे आके बैठते हैं। तो फिर टीचर्स के लिए बड़ा सर दर्द हो जाता है कि पहले प्रीलिम्स के बेसिक सिखाओ, उसके बाद में मेंस की अप्रोच पे आओ। जैसे ये सारी चीजें आपको पता नहीं होती। ठीक है, और हमने क्या है, आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है बेटा जी? भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। मैं यहीं से शुरू करता कि भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान 3 टेक्नोलॉजियों को प्रमोट कर रहे हैं, 3 तकनीकियों को प्रमोट कर रहे हैं। पहला है रक्षा, दूसरा है न्यूक्लियर, और तीसरा है स्पेस। आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आता, लेकिन अब चूंकि मैंने आपको बेसिक से शुरू किया कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, फिर इसके बाद तकनीकी क्या है, फिर इसके जस्ट बाद में इंजीनियरिंग क्या है, तो थोड़ा आपका जो वे ऑफ अटेंशन है वो क्लियर हुआ। अब अगर आपका वे ऑफ अटेंशन क्लियर हो गया है तो देखिए कितने आसानी से इसी पे हम फाउंडेशन क्लियर कर लेंगे। जैसे अगला अगला है तकनीकी के प्रकार। तकनीकी के प्रकार, तो जब हम तकनीकी के प्रकारों की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला है ज्ञान, माफी चाहता हूं, पहला है सामरिक तकनीक, और दूसरा है ज्ञान आधारित तकनीक। तो सामरिक तकनीक और ज्ञान आधारित तकनीक क्या कहलाती है बेटा जी? चलो इसको समझो। सबसे पहले सामरिक तकनीक हम उसे कहते हैं जो, सामरिक तकनीक उसे हम कहते हैं ऐसी तकनीक जो, ध्यान से सुनिएगा, जो आत्म रक्षा का गुण रखती है। आत्मरक्षा का मतलब होता है सेल्फ डिफेंस।
और जो स्वदेशी तकनीक पर आधारित हो, इसे कहते हैं हम सामरिक तकनीक। ये सामरिक तकनीक के दो पहलू हैं। ये सामरिक तकनीक वो होगी जो हमारा बचाव कर सके शत्रु पक्ष के सैनिकों से या शत्रु से, और हमारे देश में बनी हो, हमारे यहाँ की रिसोर्सेस यूज किए गए हों, हमारे यहाँ का ज्ञान हो, साइंटिस्टों का, ऋषि मुनियों का, वो होती है स्वदेशी तकनीकी। ठीक है। अब सामरिक तकनीक जो है, इसके उदाहरण क्या हैं? तो सामरिक तकनीक के यदि आप उदाहरण देखने आते हैं, एग्जाम्पल देखने आते हैं, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आपको मिलती है जो विश्व की पहली तकनीकी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मतलब परमाणु ऊर्जा तकनीकी। इसी को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा तकनीकी। देखिए हमारा सब्जेक्ट शुरू हो चुका है। मैं जो सबसे पहले वैज्ञानिक संस्थान आपको पढ़ाऊंगा वो इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाले पढ़ाऊंगा। फिर है दूसरा, ये है आपकी रक्षा तकनीकी। ठीक है। और तीसरा जो है बेटा जी, ये कहलाएगी आपकी अंतरिक्ष तकनीकी। इस तरह से याद रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं ज्ञान आधारित तकनीक। ज्ञान आधारित तकनीक में सिर्फ एक बात याद रखनी है, इनको 21वीं सदी की तकनीकें कहते हैं। सदी की तकनीक कहते हैं। इन्हीं को तेजी से उभरती हुई तकनीकें भी कहते हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तेजी से उभरती हुई तकनीक भी कहा जाता है, क्योंकि 21वीं सदी की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तेजी से उभरती तकनीकी, इन नामों से जाना जाता है। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, हालांकि पीटी ने आज तक नहीं पूछे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पूछेगा, बस एक बार सुन लीजिए, हम आगे चले। जैसे सूचना एवं संचार तकनीकी, ये एग्जाम्पल है। सूचना एवं संचार तकनीकी। फिर रोबोटिक्स और एआई। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, है ना। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है ना। और इसी में आ जाएगा बायोटेक, जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, इस तरह से तो ये क्या हो जाते हैं बेटा जी, ये एग्जाम्पल हो जाते हैं। नैनो तकनीकी, रिचर्ड फेनमैन वाज द फादर, देयर इज अ प्लेंटी रूम इन द बॉटम, ही सेज। और यहीं से एक ब्रांच ही शुरू हो गई, है ना, नैनो टेक्नोलॉजी। ये है कहानी बेटा जी तकनीकी के प्रकार में। तो तकनीकी के जो प्रकार हैं अच्छे से देख लीजिए, वो साफ सुथरे कितने प्रकार हैं बेटा? तकनीकी के दो प्रकार हैं। पहला कौन सा? पहला है सामरिक तकनीक, दूसरा जो है वो है नॉलेज बेस्ड टेक्निक। क्या कहलाती हैं दोनों? और यहाँ आपको ये साफ साफ आपको ये देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए अब हमारी कहानी शुरू होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? ये हमारे पास तीन टेक्नोलॉजी हैं। इन तीन टेक्नोलॉजी में जो वैज्ञानिक संस्थान है जो इन तीनों टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं, इनके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहीं से शुरू कर रहे हैं, परमाणु ऊर्जा से संबंधित संस्थान। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। सबसे पहले हम उन संस्थान को पढ़ेंगे जो परमाणु ऊर्जा तकनीकी को बढ़ावा देते हैं। तो
परमाणु ऊर्जा तकनीकी को बढ़ावा देने वाले या सपोर्ट करने वाले जो वैज्ञानिक संस्थान हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इस तरह से, ठीक है। क्लियर हो गई कहानी कि परमाणु ऊर्जा तकनीकी को बढ़ावा देने वाले जो संस्थान हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करें कहानी। ठीक है, सबसे पहला संस्थान है परमाणु ऊर्जा तकनीकी। अच्छा, एक चीज समझ लीजिए, अब लाइफ में जब भी मैं ये वर्ड बोलूंगा परमाणु ऊर्जा तकनीकी, परमाणु ऊर्जा तकनीकी, तो 90% इसका इशारा, इस टेक्निक का 90% इशारा जो है वो दो चीजों की तरफ ज्यादातर फोकस होता है। मैं पहले ही क्लियर करते रहा हूं। उसमें सबसे पहला है एटम बॉम्ब, परमाणु बम। और दूसरा है नाभिकीय रिएक्टर। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, नाभिकीय रिएक्टर और एटम बॉम्ब किस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं? परमाणु ऊर्जा तकनीकी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, परमाणु बम के साथ एक और चीज आ जाती है हाइड्रोजन बॉम्ब, मतलब न्यूक्लियर वेपन। ठीक, अच्छा, परमाणु बम जो है ये आप लोगों ने पढ़ा है, बस थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूं। ये दोनों के दोनों नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं। ये दोनों के दोनों नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं, लेकिन परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले विश्व में परमाणु बम साल 1942 में रॉबर्ट ओपनहाइमर ने बनाया था, है ना, अमेरिका के लिए। और भारत में सबसे पहले एटम बम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने बनाया था, जो 1966 तक बन के तैयार हो गया था। बस डॉक्टर भाभा कुछ ही समय में टेस्ट करते, उससे पहले ही सडन एरोप्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई। इसी वजह से भारत का जो पहला एटम बम टेस्टिंग प्रोग्राम है वो 66 के बाद थोड़ा लंबा रुका रहा, लेकिन 74 में फाइनली कंप्लीट हुआ। सब पढ़ेंगे हम। वहीं दूसरी चीज, न्यूक्लियर रिएक्टर, तो विश्व का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है शिकागो पाइल 1। अमेरिका के ही एक व्यक्ति है जिनका नाम है एनरिको फर्मी, उन्होंने तैयार किया था। भारत का सबसे पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, हालांकि वो प्रायोगिक है, नाम है अप्सरा। 4 अगस्त 1956 को बनकर तैयार हुआ था। ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। अच्छा, तो जब भी परमाणु ऊर्जा तकनीकी की बात होगी, या तो इस टेक्नोलॉजी को, मतलब इस चीज को बढ़ावा देने की बात होगी, या तो इस चीज को बढ़ावा देने की बात होगी। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं हम अपना सेशन का, स्टार्टिंग यहां से। सबसे पहले परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहला जो संस्थान है उसका नाम है TIFR। ये संस्थान है। कौन सा संस्थान है बेटा जी? TIFR संस्थान है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो चलिए मैं आपको अब यहां से थोड़ा आसान कर देता हूं, जिसमें आपको चीजें एकदम क्लियर समझ में आएंगी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है ये क्या है, कैसा है। याद रखिएगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसको हिंदी में कहते हैं टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान। ये ध्यान रखना है आपको, ये फुल फॉर्म है टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, ठीक है। अच्छा, अब TIFR की स्थापना कब हुई है बेटा जी? तो TIFR जो है इसकी स्थापना होती है
1 जून 1945। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, लेकिन समुद्र के किनारे, और वो समुद्र का किनारा कोलाबा बीच में है। ये चा है, बीच है ना, याद रखिएगा, समुद्र का किनारा कोलाबा बीच, ये पास ही बिल्डिंग बनी हुई है TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अच्छा, बनाया किसने है TIFR को? स्थापनाकार कौन है? तो स्थापनाकार जो है वही इसके चेयरमैन भी हैं। स्थापनाकार स्थापनाकार प्लस प्रथम चेयरमैन या प्रथम अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, चेयरमैन, उनका नाम है डॉक्टर होमी जे भाभा। डॉक्टर भाभा, डॉक्टर भाभा जो हैं ये पारसी समुदाय से हैं, रतन टाटा, है ना, और भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का पिता या भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पिता इन्हीं को कहते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से भारत में एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर रिएक्टर, ये दोनों के दोनों टेक्नोलॉजी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मानी जाती हैं वो आई थी। ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये लाइन हर किसी को पता होता है कि TIFR की स्थापना कब हुई है, लेकिन TIFR को जो हमारे यहाँ की बिस्मिल्लाह खान की, इस चीज में बेटा जी बिस्मिल्लाह खान इस TIFR में मेंबर रहे होंगे, लेकिन मेन स्थापनाकार जो थे वो कौन था? डॉक्टर भाभा। ठीक है। अब याद रखिएगा, ये TIFR को राष्ट्र को समर्पित किया गया 19 जून, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, राष्ट्र को समर्पित। TIFR को राष्ट्र को समर्पित किया गया 19 दिसंबर 1945 को। क्यों बना ये इंस्टीट्यूट? हाँ, परमाणु निर्माण में थे बेटा, ठीक है ना। अब क्यों बना ये TIFR? तो भारत में नाभिकीय ऊर्जा तकनीकी को शुरू कराने हेतु, भारत में नाभिकीय कार्यक्रम शुरू हो, इसी वजह से इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई थी। क्यों? देखिए मैं आपको सिखाता हूं। दरअसल में ये बना कैसे TIFR? दरअसल में एक डेट है, आपको याद रखनी पड़ेगी, 12 मार्च 1944। तो 12 मार्च 1944 को याद रखिएगा, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर भाभा। तो डॉक्टर भाभा जो हैं, इन्होंने उस समय के सबसे रईस व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी टाटा, है ना। तो डॉक्टर भाभा ने क्या किया, सर इस डेट को अच्छे से देख लीजिए, 12 मार्च 1944 को सर दोराबजी टाटा को एक फाइनेंशियल लेटर लिखा, एक वित्तीय पत्र लिखा, और इस वित्तीय पत्र में उन्होंने ये गुजारिश की, क्या गुजारिश की, कि भारत में नाभिकीय अनुसंधान कार्यक्रम शुरू कराने के लिए, भारत में नाभिकीय अनुसंधान मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रमोशन, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का शुरुआत, तो भारत में नाभिकीय अनुसंधान शुरू कराने के उद्देश्य से, शुरू
कराने के उद्देश्य से हमें मदद कीजिए। ऐसी मनसा जाहिर की किसने? डॉक्टर भाभा ने सर दोराबजी टाटा से। तो सर दोराबजी टाटा ने देखा कि मेरे पास हजारों लाखों पत्र आते हैं, लेकिन ऐसा कोई पत्र जिसमें देश हित की बात कही गई है, देश को सर्वोपरि बनाने की बात की गई है। और साल 1944 के आसपास आप देख ही रहे होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ब्रिटेन का दमखम कम हो रहा है। इंडिया में इंडिपेंडेंस की तरफ लोग मूव कर रहे हैं, स्वतंत्रता उनको दिख रही है धुंधली धुंधली। और भारत ने, मतलब ब्रिटिश सरकार ने भी धीरे धीरे संविधान के निर्माण की तरफ कदम बढ़ा लिया। इसका मतलब है कि जल्दी ही वो भारत को क्विट करके यहाँ से अपनी जो सरजमी है वहां लौट जाएंगे। मतलब डॉक्टर भाभा और सर दोराबजी टाटा, इनको साफ साफ समझ में आने लगा कि इंडिया कुछ समय में फ्री हो जाएगा। लेकिन यदि इंडिया फ्री हो जाएगा तो अगर इस तरह की टेक्नोलॉजियों से इंडिया को फिर से नहीं बांधा गया तो फिर कोई दूसरा मुल्क जो है वो फिर से कब्जा कर सकता है, दूसरा मुल्क अपने हिसाब से इनको चला सकता है। तो इसलिए इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, ये चिट्ठी लिखी गई। और इसी चिट्ठी का परिणाम है कि महज 1 साल के अंदर, वैसे तो हिंदुस्तान लेट लतीफी का मुल्क माना जाता है, लेकिन चिट्ठी लिखी गई 12 मार्च 1944 को। और जैसी चिट्ठी दोराबजी टाटा के हाथों में लगी, उस चिट्ठी में किसी व्यक्ति को इंपॉर्टेंस ना देकर देश को इंपॉर्टेंस दी गई थी। इसी वजह से डॉक्टर भाभा के उस पत्र को बड़े सीरियसली तरीके से लिया किसने? सर दोराबजी टाटा ने। और महज 1 साल के अंदर 1 जून 1945 को मुंबई के कोलाबा बीच के किनारे टीआईएफआर, एक वैज्ञानिक संस्थान, उनको बना के दे दिया। लीजिए, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट जो आपको करने हो, एटम बॉम्ब है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब कुल मिला के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो आपको प्रमोट करनी है, आप यहाँ कीजिए। ये है टीआईएफआर की कहानी। ऐसे बना टीआईएफआर। बताइए, हम कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किए हैं? परमाणु ऊर्जा तकनीकी। तो परमाणु ऊर्जा तकनीकी से समर्पित पहला संस्थान कौन है? तो परमाणु ऊर्जा तकनीकी से समर्पित जो पहला संस्थान है वो है टीआईएफआर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। क्लियर? अब चलते हैं दूसरे संस्थान की तरफ। दूसरा जो संस्थान है ये है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? जिसको हम बोलते हैं BARC। BARC, BARC का मतलब है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ध्यान रखिएगा। पहले इसका बेसिक बता देता हूं। इसका जो शुरुआत है, मतलब इसका जो पुराना नाम है, हम यहीं से शुरू करते हैं। इसका जो पुराना नाम है वो है परमाणु ऊर्जा संस्थान। परमाणु ऊर्जा संस्थान। और परमाणु ऊर्जा संस्थान जो है, ध्यान रखिएगा, ये बना था 3 जनवरी 1954 को। क्यों बनाया गया था, यहीं लिख देता हूं। भारत में नाभिकीय तकनीकी को त्वरित करने के उद्देश्य से, तेजी लाने के उद्देश्य से, तकनीकी को त्वरित करने के उद्देश्य से। ये था इसका मकसद कि पहला वाला जो था टीआईएफआर, उसने शुरू करा दिया।
अब शुरू करा दिया, ये वैसे ही कुछ है। याद करो जब आप अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, जब डे फर्स्ट शुरू करते हो, तो सर पे कफन बांधने वाली चीज हो जाती है ना, आज मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, ये सब्जेक्ट निपटा दूंगा, तो शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन उसको कंसिस्टेंट बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे इंडिया के इस इंस्टीट्यूट के साथ भी हुआ कि भारत में न्यूक्लियर एनर्जी का फोकस इसी ने स्टार्ट कराया, लेकिन फिर उसके बाद आप देखिए 45 के बाद 46 कैबिनेट मिशन आता है, 47 में आजादी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है ना। फिर इसके जस्ट बाद में हम 48, 49, 50 अंतरिम सरकार के अंतर्गत संविधान बनता है 50, मतलब आप समझ रहे हैं। फिर 51 के लास्ट में लोकसभा के चुनाव होते हैं, 52 में रिजल्ट आता है, नेहरू जी पहले पीएम मिलते हैं, एक आध साल वो देश को समझते हैं तो 53 हो गया, और लीजिए फिर पहुंचता है 54। इस तरह से थोड़ा डिले हुआ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, हालांकि स्टार्ट तो हो गया 45 से, लेकिन डिले हो गया। हाँ, तो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम शुरू तो हो गया टीआईएफआर से, लेकिन उसको तेजी लाने के लिए, त्वरित गति से आगे बढ़ाने के लिए फिर हमको एक इंस्टीट्यूट बनाना पड़ा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो मुख्यालय है, ये भी बिल्कुल कहां पर है बेटा जी, ये भी जो है आपको ध्यान रखना है कि इसका जो मुख्यालय है ये भी मुंबई में ही है, लेकिन मुंबई में ये कुलाबा बीच से 15 मिनट की दूरी पर है, और ये है ट्रॉम्बे में, यहां पर है इसका जो हेड ऑफिस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कहानी ये है कि शुरुआत में इसका नाम था परमाणु ऊर्जा संस्थान। ठीक है, फिर इसका नया नाम है परमाणु ऊर्जा अनुसंधान। तो ये क्या नाटक हुआ, कैसे हुआ, देखिए दरअसल में क्या है कि परमाणु ऊर्जा संस्थान ये बना है 1954 को, वो भी कब, 3 जनवरी 1954 को ये बना है। शुरुआत में इसने न्यूक्लियर रिएक्टर पे काम किया, एटम बम बनाने की दिशा में काम किया, चोरी छुपे, है ना। लेकिन इसी दौरान 1966 में डॉक्टर भाभा ने एटम बम बना लिया इसी सेंटर में, हालांकि ये कॉन्फिडेंशियल था। 1966 में डॉक्टर भाभा की सडन एरोप्लेन क्रैश में डेथ हो गई, डॉक्टर भाभा की डेथ हो गई 1966 में। तो इसी वजह से फिर जो नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर मतलब 1967, डेट होगी 12 जनवरी। तो 12 जनवरी 1967 को, अच्छे से सुनिएगा, जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं वो कहां पहुंचती हैं, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी परमाणु ऊर्जा संस्थान पहुंचती हैं। और परमाणु ऊर्जा संस्थान को बनाने के पीछे जो हाथ था वो किसका था, डॉक्टर भाभा का था, है ना, डॉक्टर भाभा का था। इसीलिए इस डेट को परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदल दिया जाएगा और नया नाम मिलेगा BARC। तो परमाणु ऊर्जा संस्थान नाम नहीं रहेगा, 12 जनवरी 1967 के बाद उसे नए नाम से पुकारा जाएगा बार्क। ये कहानी है। तो अब कोई आपसे पूछे कि बताइए बार्क का शुरू में नाम क्या था, परमाणु ऊर्जा संस्थान, परमाणु ऊर्जा संस्थान का नया नाम क्या है, बार्क। क्यों नाम चेंज हुआ, ये घटना उत्तरदायी है उसके पीछे, ध्यान रखिएगा, है ना, इस तरह से। अब इसके अगर हम अचीवमेंट देखें, इसके अचीवमेंट देखें बेटा, कि बार्क के अचीवमेंट देखें तो बार्क के बहुत सारे अचीवमेंट हैं। ठीक है, पहला अचीवमेंट क्या है, देखिए पहला अचीवमेंट जो है, सबसे पहली जो मुख्य विशेषता है या पहला अचीवमेंट है, अचीवमेंट है पहला कि एटम बॉम्ब, परमाणु बम। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा कि 18 मई 1974, 18 मई
1974 को भारत ने जो पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था, पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था, जो बम की टेस्टिंग करी थी, वो बम आखिर कहाँ बने थे? पार्क में ही बने थे। तो भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण जो संपन्न हुआ था, जो बमों का ट्रायल हुआ था 18 मई को, कहां पर? राजस्थान के पोखरण में। याद रखिएगा, वो बम यहीं बने थे, इसी सेंटर में बने थे। कहां पर? एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट में, या एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ऑन ट्रॉम्बे, जिसको हम इसी परमाणु ऊर्जा संस्थान कहते हैं। ये पहला हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके जस्ट बाद दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूक्लियर रिएक्टर के विकास में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यदि जो आप दूसरी जो चीज जानते हैं, नाभिकीय रिएक्टर, तो अगर मैं आपसे पूछूं भारत का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन है, तो भारत का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर है अप्सरा। इसको ब्रिटेन के सहयोग से, यूके के सहयोग से स्थापित कराने में इसी इंस्टीट्यूट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि अप्सरा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो जीरो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर है। इससे कोई एनर्जी नहीं मिलती है, या एनर्जी जो है ये बहुत कम मिलती है, बिजली बहुत कम मिलती है। बस हमारे पास में न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी है, ये बात बताता है अप्सरा। और यूके, ब्रिटेन ने हमारी हेल्प की थी अप्सरा को सेटअप करने के लिए, और अप्सरा फाइनलाइज सेटअप हुआ था 4 अगस्त 1956 को। ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज इस तरह से। अच्छा, आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा कोबाल्ट 60 से गामा रेडिएशन निकलते हैं और कैंसर सेल को नष्ट करते हैं। आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने के लिए यूज करते हैं। सोडियम 24 रक्त परिसंचरण तंत्र में उपस्थित व्याधि का पता लगाने के लिए यूज करते हैं। आयोडीन 131 थायराइड की समस्या का पता लगाने के लिए यूज करते हैं। आयरन 59 एनीमिया के उपचार में यूज करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये जितने नाम लिए मैंने, सोडियम 24, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74, इनको कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। नहीं सुने हैं शिवराज? तो सुनना, पीटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, रेडियो धर्मी समस्थानिक कहलाते हैं ये। तो जितने भी ये रेडियो धर्मी समस्थानिक है, सोडियम 24, कोबाल्ट 60, गोल्ड 198, आयोडीन 131, आयरन 59, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप बार्क सेंटर में ही बनते हैं। मतलब बार्क सेंटर जो है वो डिसीज के प्रिवेंट करने में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि ये सभी जो मैंने आपको क्या बताया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो धर्मी समस्थानिक, इनका चिकित्सा जगत में व्यापक उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा ये चीज। नहीं सुने तो मैं नोट्स में इनको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार पढ़ जरूर लेना, क्वेश्चन आता है। जैसे कोबाल्ट 60 से कौन से रेडिएशन निकलते हैं जिनसे कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, गामा विकिरण, इस तरह के क्वेश्चन। तो ये हो गया BARC। कैसे हो गया ये भी आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले इंस्टीट्यूट की तरफ, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, तो चलिए अगला जो इंस्टीट्यूट है हमारा, RRCAT, ये चीज, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी संस्थान, इस तरह से। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी संस्थान जो है, इसकी स्थापना हुई थी 19 फरवरी 1984 को। इसकी स्थापना कब हुई है बेटा जी? 19 फरवरी 1984 को। उस समय राष्ट्रपति कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने इसका उद्घाटन किया, ज्ञानी जैल सिंह। कहां पर है ये? तो याद रखिएगा, ये इसका जो हेड ऑफिस है, ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में है। MP के इंदौर में, जहां से लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ से मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सुख निवास झील के किनारे।
या सुख सागर लेक भी बोल देते हैं, सुख सागर लेक के किनारे। किस व्यक्ति के सम्मान में बना है, नाम से ही स्पष्ट होगा, डॉक्टर राजा रमन्ना। राजा रमन्ना वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर राजा रमन्ना जो हैं, उन्होंने पहले भूमिगत परमाणु परीक्षण जो साल 1974 में हुआ था 18 मई को, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इंदिरा गांधी जी के कहने पर, है ना, इस तरह से। अच्छा, अब ये कार्य क्या करता है बेटा जी? इसका जो कार्य है, ध्यान से सुनिएगा, दो कार्य हैं इसके। पहला, लेजर तकनीकी में, और दूसरा साइक्लोट्रॉन उपकरण द्वारा, साइक्लोट्रॉन उपकरण द्वारा कणों के त्वरक के रूप में, कणों के त्वरक। समझाता हूं ये क्या वर्ड है। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि लेजर क्या है। जैसे आपने लेजर लाइट तो देखी होगी, ठीक है, वो कैसे आई, ध्यान से समझिए। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ये बात बताई थी सबसे पहले न्यूटन महोदय ने। उन्होंने इसको एक एक्सपेरिमेंट के बेस पे समझाया पूरी दुनिया को कि जो प्रिज्म होता है उसमें से श्वेत प्रकाश या लाइट को अगर पास किया जाए तो 7 अलग अलग कलर में जो श्वेत प्रकाश है वो विभाजित हो जाता है। तो जो श्वेत प्रकाश होता है वो सप्तवर्णी होता है। श्वेत प्रकाश या प्रकाश में 7 रंग होते हैं, है ना, बैजानी, हपी, नाला। ये न्यूटन ने बताया था। इस प्रकाश के गुण के आधार पर, तो याद करिए, प्रिज्म से जब हम प्रकाश को पास करते हैं और प्रिज्म की मदद से प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित हो जाना, इसी को कौन सा एक्सपेरिमेंट बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन। सही है क्या ये चीज? कि प्रकाश का प्रकीर्णन या और कुछ भी बोलते हैं। चलिए कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट भारी कंफ्यूज होते हैं, विवर्तन बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं, या और कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी आप प्रिज्म से प्रकाश को पास करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। उन 7 में से किसी एक पर्टिकुलर कलर को, रेड ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं, उसको हम निकाल पाए सप्तवर्णी प्रकाश में से और उसको टॉर्च के अंदर भर लें, और अब हम उसी सिंगल क्रोमेटिक लाइट को, उसी सिर्फ एक वर्णी प्रकाश को जिसको हमने अपने टॉर्च के अंदर भरा है, अब हम यदि उस टॉर्च को ऑन करें तो हम पाएंगे कि जो एक वर्णी प्रकाश है, जो या तो लाल प्रकाश है या तो हरा प्रकाश है, ये काफी दूर तक जाता है। इसकी पेनेट्रेशन पावर जो है वो बहुत अच्छी होती है, भेदन क्षमता अच्छी होती है, और ये लेजर इतने पावरफुल होते हैं कि इनकी हेल्प से हम जो मेटल शीट है या कांच, इन तक को काट सकते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम एटम बॉम्ब वगैरह बनाते हैं, जब भी हम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं, है ना, तब हमको लेजर की हेल्प से उन पर्टिकुलर कांच को या फिर मेटल को एक पर्टिकुलर शेप में काटना होता है। ये है लेजर टेक्नोलॉजी, ये है कहानी। तो लेजर जो है वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एक वर्णी प्रकाश है। थियोडोर मैनन ने इसकी खोज की थी साल 1964 के दशक में, है ना। और इसी एक्सपेरिमेंट में उनके साथ डॉक्टर भाभा थे। तो डॉक्टर भाभा वो व्यक्ति हैं जो लेजर टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान में लेकर आते हैं, और भारत में लेजर तकनीकी का पिता डॉक्टर भाभा को कहा जाता है। हालांकि डॉक्टर भाभा लेजर तकनीकी को 64 में लाए और 66 में उनकी डेथ हो गई। हालांकि वो दूसरा रीजन है, उसके पीछे हम नहीं जाते। तो लेजर जो है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एक वर्णी प्रकाश है, और उसकी हेल्प से ही न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बॉम्ब के जो आउटर स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें जो लगने वाला जो मेटल होता है, एलॉय होता है, उसको मन चाहे शेप में कट करते हैं।
साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से परमाणु के नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दुनिया के सबसे सशक्त बल द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, जिसको प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं, तो प्रबल नाभिकीय बल को ब्रेक किया जाता है साइक्लोट्रॉन उपकरण द्वारा ऊर्जा देकर। तो जैसे ही साइक्लोट्रॉन उपकरण द्वारा परमाणु को ऊर्जा दी जाती है, परमाणु का नाभिक उस ऊर्जा को ग्रहण करता है, नाभिक से फिर वो ऊर्जा जो है वो बल, प्रबल नाभिकीय बल को दी जाएगी, फिर प्रबल नाभिकीय बल जो है वो ब्रेक होगा और इस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक से बाहर आएंगे। सबसे पहले प्रोटॉन बाहर आता है, सबसे पहले प्रोटॉन बाहर आता है, नाभिक से पहले प्रोटॉन बाहर आएगा, फिर उसके बाद में न्यूट्रॉन बाहर आएगा। जैसे ही नाभिक से न्यूट्रॉन बाहर आएगा, तत्काल इस न्यूट्रॉन को हम यूरेनियम का ब्रेकडाउन करने के लिए लगा देंगे एटम बॉम्ब की अभिक्रिया में या न्यूक्लियर रिएक्टर की अभिक्रिया में। मतलब साइक्लोट्रॉन उपकरण जिसके खोजकर्ता लॉरेंस थे, याद रखिएगा, इस उपकरण की सहायता से इंडस 1 मतलब प्रोटॉन और इंडस 2 मतलब न्यूट्रॉन, इन पार्टिकल को नाभिक के अंदर से निकाला जाता है। तो प्रोटॉन को जब हम बाहर निकालते हैं वो हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन जो न्यूट्रॉन बाहर आता है उसको हम नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं में या तो नाभिकीय रिएक्टर में या तो एटम बॉम्ब में यूरेनियम के ब्रेकडाउन के लिए लगा देते हैं। ये है कहानी दरअसल में। ये होता है डॉक्टर राजा रमन्ना सेंटर में। लेजर तकनीकी प्रमोट होती है और साइक्लोट्रॉन उपकरण द्वारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कणों को नाभिक से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तीसरा इंस्टीट्यूट कंफर्म हो गया, RRCAT। अब चलते हैं चौथे इंस्टीट्यूशन की तरफ। तो जो चौथा इंस्टीट्यूशन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसको हम IGCR कहते हैं। इस तरह से, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCR, इसकी जो स्थापना है वो साल 1971 में हुई थी। स्थापना देखो विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी। ठीक है, अच्छा, अब सीधे सीधे मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है तमिलनाडु के कलपक्कम में। तमिलनाडु के कलपक्कम में। इस तरह से, ठीक है। अब ये जाना किस लिए जाता है IGCR? तो IGCR का सबसे प्रमुख काम है, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना बेटा, बिल्कुल वैसे ही होता है एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है यहाँ एक, जिसका नाम है कामिनी। हालांकि वो प्रोटोटाइप ही है, लेकिन ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जिसका नाम है कामिनी। और कामिनी जो है ये विश्व का एकमात्र ऐसा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ये विश्व है, ये याद रखिएगा, वर्ल्ड का, इंडिया तो ठीक है, वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जिसमें फ्यूल के रूप में, जिसमें ईंधन के रूप में हम किसका उपयोग कर रहे हैं बेटा जी? थोरियम का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा थोरियम का उपयोग करते हैं। मतलब आप लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में
यूरेनियम 235 सबसे बेस्ट फ्यूल होता है, लेकिन वो मिलता ही नहीं है। वो मिलता है बेस्ट क्वालिटी का कनाडा में, यूएसए में, वो भी पूरी दुनिया में 0.1% है जो, है ना। 0.1 भी बहुत ज्यादा ही बोल दिया, है ना। बाकी पूरी दुनिया में यूरेनियम 238 मिलता है, उसके साथ में प्लूटोनियम 239 को डालना पड़ता है, तब ब्रेक होता है दरअसल में यूरेनियम, फिर वो एनर्जी निकालता है। लेकिन अब हमारे पास में अणु शक्ति के क्षेत्र में भारत अग्रणी हो सकता है, क्योंकि केरल की जो मोनोजाइट रेत है वहां से हम बड़े आराम से यूरेनियम प्राप्त थोरियम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि केरल की मोनोजाइट रेत जो है वो एक अयस्क है, अयस्क में से मेटल निकालते हैं, ये है वो मेटल थोरियम। थोरियम एक रेडियो एक्टिव मेटल भी है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी है। तो अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थोरियम को हम कामिनी में, जो कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, यदि यूज करते हैं तो हमको लंबे समय तक विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। तो इसी वजह से अभी कुछ समय पहले आप देखिएगा, मोदी जी ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में कामिनी जो प्रोटोटाइप था उसकी परमिशन दे दी कि इसके जरिए अगर इलेक्ट्रिसिटी उत्पादित हो सके थोरियम का उपयोग करके तो आप करिए। ये है कहानी, ठीक है। और अब एक और इंस्टीट्यूट, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका हेड ऑफिस कहां पर है बेटा जी? इसका हेड ऑफिस है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका झारखंड, जादूगोड़ा झारखंड। जादूगोड़ा में झारखंड में इसका हेड ऑफिस है। ये झारखंड है, सॉरी, झारखंड में हेड ऑफिस है। क्या काम होता है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में? देखिए सिंपल सी चीज है, जैसे मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में यूरेनियम कहां से निकाला जाता है? तो मध्य प्रदेश में जहां से भी यूरेनियम निकाला जाता है, डायरेक्ट यूरेनियम नहीं निकलता, पहले अयस्क है। यूरेनियम के अयस्क का नाम है पिच ब्लेंड। तो पिच ब्लेंड एक अयस्क है। पिच ब्लेंड अयस्क से एक धातु निकाली जाती है जिसे हम यूरेनियम कहते हैं, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। याद रखिएगा, पिच ब्लेंड और मिलता है नेचर में। भारत में जहां से भी पिच ब्लेंड मिलेगा उसको यहाँ लाएंगे, जादूगोड़ा यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और फिर यहाँ अयस्क से यूरेनियम निकाला जाएगा। सेम यही चीज इसके लिए भी रूल आउट होती है। किसके लिए? जो मोनोजाइट रेत होती है, ये मोनोजाइट रेत भी यहीं लाई जाती है, और फिर इसी मोनोजाइट रेत से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्या चीज? थोरियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस तरह से कहानी, ठीक है। ये है एक और, अब यहां रहने देते हैं, एक और इंस्टीट्यूट है हैवी वाटर बोर्ड, है ना। तो हैवी वाटर बोर्ड शायद कहां पर है बताइए जरा जल्दी से, शायद मुंबई। हैवी वाटर बोर्ड एक और न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट है ना, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग कहां पर है। तो हैवी वाटर बोर्ड जो है, ये नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक के रूप में यूज होता है भारी जल, उसको बनाया जाता है यहाँ हैवी वाटर बोर्ड में। इंपॉर्टेंट है ये चीज, हैवी वाटर बोर्ड में जो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक या मॉडरेटर के रूप में जो भारी जल यूज होता है उसको बनाया जाता है। इसको आप एक बार देख लेना कि हैवी वाटर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, आजकल ये बहुत चल रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। और इस तरह से हमारा यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये क्लोज होता है। हमको एक बार फिर से मैं चलता हूं, पढ़ना क्या था बेटा जी देख लो। हमको पढ़ना था भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान में सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा,
या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नाभिकीय ऊर्जा तकनीकी को बढ़ावा देने वाले, तकनीकी को बढ़ावा देने वाले इंस्टीट्यूट हमने आज कवर कर लिए हैं। ठीक है, ओके। अब कल बारी है, कल हम पढ़ेंगे रक्षा, सॉरी, कल हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष तकनीकी से संबंधित संस्थान। तो अंतरिक्ष तकनीकी से संबंधित संस्थान हम कल पढ़ेंगे। मैं पहले ही बता देता हूं, ये चीज मैंने आपको स्पेस टेक्नोलॉजी की दूसरी क्लास में ये पूरा चैप्टर जो पढ़ाया है, कल मैं फिर से उसका रिवाइज कराऊंगा। जैसे याद करिए, नाभिकीय तकनीकी से संबंधित संस्थान में हमने पढ़ा वीएसएससी, आईसैक, सैक, एसडीएससी, एनआरएससी, आईडीएसएन, आईडब्ल्यूएसडीसी, एनएआरएल, ये सब कल फिर से मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब इस बार इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान में अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित संस्थान हमें पढ़ने हैं। तो जो मैं स्पेस में पढ़ा चुका था, अब फिर से कल हम पढ़ेंगे। और आप एमपीपीएससी का पेपर देखिएगा, वो 3 टेक्नोलॉजी को ज्यादा प्रमोट करता है, नाभिकीय और अंतरिक्ष। तो आज हमने नाभिकीय ऊर्जा तकनीकी से संबंधित संस्थान पढ़े हैं, कल हम अंतरिक्ष तकनीकी से संबंधित संस्थानों को पढ़ेंगे। अगर ये 2 पोर्शन आपने तैयार कर लिया, और अगर आपने स्पेस टेक के 3 जो क्लासें हैं अगर वो प्रिपेयर कर ली, तो आप बिलीव करिए आपके 2 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। और उनको मैंने कोशिश की है कि एक सीक्वेंस से पढ़ाने की, कि एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, जबकि उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तो अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बन जाएंगी चीजें। चलिए, तो आज का सेशन क्लोज करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा तकनीकी से संबंधित हमने मेजर संस्थानों के ज्यादातर चीजें पढ़ ली। जो वन लाइनर फैक्ट है मैं नोट्स में दे दूंगा, एक बार आप उनको देख लेना। कल का टॉपिक हमारा शुरू होगा भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान पार्ट 2, और हम अंतरिक्ष तकनीकी के संस्थानों को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।